हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी के 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जिनके वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। इस चैप्टर में बेटा हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिससे हम आगे एलेबोरेट करते जाएंगे और इसके बारे में और अच्छी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या था, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल और कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए बेटा न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे आप? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या था, सेल कैसे आया, फिर सेल के बाद जेनेटिक मटेरियल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे बेटा, सेल एंड इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले क्या इवॉल्व हुआ होगा बेटा? एक सेल इवॉल्व हुआ। क्या इवॉल्व हुआ? एक सेल आया जिसकी आउटर बाउंड्री जो थी वो किसकी बनी थी? वो बनी थी बेटा बाइलिपिड लेयर की। एक सेल इवॉल्व हुआ जिसकी बाउंड्री किसकी बनी है? बाइलिपिड लेयर की बनी है। अब इस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही थी, कुछ रिएक्शंस चल रही थी, जैसे पी चेंज हो रहा है क्यू में, ए चेंज हो रहा है बेटा बी में, ठीक, एक्स चेंज हो रहा है किसमें? वाई में, डब्ल्यू चेंज हो रहा है बेटा जेड में। ठीक है, तो ये सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस इसमें चल रही थी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की नीड महसूस की होगी इस सेल ने। भाई इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, तो क्या क्या चीज़ें होनी हैं, इस बात की इन्फॉर्मेशन इस सेल के अंदर कहीं तो स्टोर होनी चाहिए। हाँ सर, होनी चाहिए। कहाँ पर स्टोर होनी चाहिए बेटा? कोई एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जहाँ पर इस सेल के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके। इस सेल में क्या होना है, कैसे होना है, इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन उस मटेरियल में स्टोर हो सके। तो ऐसे मटेरियल की नीड इस सेल को महसूस हुई होगी कि नहीं हुई होगी, जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया बेटा, इस सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक मटेरियल इवॉल्व किया। उस मटेरियल को क्या नाम दिया गया? जेनेटिक मटेरियल नाम दिया गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए मटेरियल इज रिक्वायर्ड, ए मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू स्टोर, ए मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू स्टोर information a material is required to store information about all chemical reactions of cell। ठीक है, एक मटेरियल की आवश्यकता महसूस हुई, क्या करने के लिए? सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। किस बारे में? इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो इस सेल के अंदर हो रही हैं। सो नेचर इवॉल्व्ड, सो नेचर इवॉल्व्ड ए मटेरियल विच कैन स्टोर, विच कैन store information regarding cell, information regarding cells। इस सेल्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नेचर ने क्या किया? एक मटेरियल इवॉल्व किया, एंड दिस मटेरियल इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। दिस मटेरियल इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। इस मटेरियल को किस नाम से जाना गया बेटा? इस मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना गया। ठीक है सर, तो सर नेचर ने सबसे पहले कौन सा जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व किया? तो देख बेटा, जहाँ पर ये जो सेल बन रही है, इस सेल से पहले एक प्रिमिटिव सेल रही होगी। हाँ सर, रही होगी। तो इसको मैंने मान लिया ये क्या है? एक प्रिमिटिव सेल है। इस सेल के एवोल्यूशन से पहले एक प्रिमिटिव सेल यानी पुरानी सेल आई होगी।
ठीक है सर। इसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उस टाइम पर भी कोई एक मटेरियल इवॉल्व हुआ होगा। तो वो मटेरियल क्या था बेटा? वो मटेरियल भी एक जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन वो मटेरियल क्या था? वो मटेरियल आरएनए था। क्या था बेटा? आरएनए था। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर ने सबसे पहले आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में इवॉल्व किया। ठीक है सर। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? आरएनए एट फर्स्ट RNA is evolved. RNA is evolved as genetic material. RNA बेटा जो है वो किस रूप में इवॉल्व हुआ? एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में इवॉल्व हुआ। ठीक। बट RNA हैव सब प्रॉब्लम्स, लेकिन RNA के पास क्या थी? कुछ प्रॉब्लम थी। और उन प्रॉब्लम्स की वजह से नेचर को RNA को छोड़कर एक नया मटेरियल इवॉल्व करना पड़ा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? DNA के नाम से। तो क्या हुआ बेटा? RNA के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के कारण नेचर को एक नया मटेरियल इवॉल्व करना पड़ा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था DNA। ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम लोग एक नए टर्म पे चलते हैं कि RNA हैव मेनी रोल्स। आरएनए के पास क्या था? बहुत ही हीरो आदमी था बेटा, इसके पास बहुत सारे रोल्स थे। जैसे आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए कैटलिस्ट के जैसे से काम कर सकता था। आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए कैटलिस्ट के तरीके से काम कर सकता था। आरएनए कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। आरएनए क्या कर सकता था बेटा? इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था। आरएनए जैसे आपका जो राइबोजाइम है, ठीक है, आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम। आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम। तो इस तरीके से बेटा क्या है? इस तरीके से बहुत सारे काम ये कर सकता था। और कुछ आरएनए को आप ऐसे भी देखोगे कि कुछ आरएनए के पास कुछ स्ट्रक्चरल रोल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर एक बात और ऐड कर सकते हो, आरएनए हैव सम स्ट्रक्चरल रोल। यानी आरएनए के पास क्या थे बेटा? आरएनए के पास स्ट्रक्चरल रोल भी थे। ठीक है। लेकिन आरएनए के पास बेटा एक चीज़ की कमी थी। इतने सारे रोल परफॉर्म करने के बावजूद ये क्या करता था बेटा? अपने आप को चेंज कर लेता था, अपना स्ट्रक्चर क्या करता था? बदल लेता था, बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता था। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? बट आरएनए हैव अ प्रॉब्लम। बट आरएनए हैव अ प्रॉब्लम। आरएनए हैव अ प्रॉब्लम। देखो बेटा एकदम बेसिक से चल रहे हैं, अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। न्यूक्लिक एसिड पे तो बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बट आरएनए हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम ये थी बेटा कि इसके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी होते थे। आरएनए म्यूटेट रैपिडली। आरएनए म्यूटेटेड रैपिडली। आरएनए क्या करता था बेटा? बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता था। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी कि बहुत जल्दी म्यूटेट होने के कारण ये क्या था बेटा? स्टेबल नहीं था। तो आरएनए इज नॉट स्टेबल। आरएनए इज नॉट स्टेबल। आरएनए क्या था बेटा? स्टेबल नहीं था। अब ये प्रिमिटिव सेल जो था ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। प्रिमिटिव सेल बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की नीड नहीं थी। बट जैसे ही सेल इवॉल्व हुआ एक बहुत ही अच्छे विकसित सेल में, बहुत ही डेवलप्ड सेल इवॉल्व हुआ, तो उस डेवलप्ड सेल के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही स्टेबल मटेरियल की आवश्यकता हुई, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की नीड हुई। तो फिर नेचर ने क्या किया? आरएनए से क्या इन्वॉल्व किया? आरएनए से उसने डीएनए इन्वॉल्व किया। ठीक। बट एज सेल इवॉल्व्ड, सेल कैसा हुआ बेटा? सेल इवॉल्व हुआ। नेचर इवॉल्व डीएनए फ्रॉम आरएनए। नेचर ने डीएनए को इवॉल्व किया कहाँ से? आरएनए से। एज स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। एज स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। नेचर ने इवॉल्व किया किसको?
आरएनए को कहाँ से, डीएनए से, कैसे बेटा, एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल के रूप में। यहाँ तक बात समझ आई बेटा? अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो इसको बेटा आगे लेके चलते हैं हम लोग और सीखने का प्रयास करते हैं कि डीएनए से जब इवॉल्व हुआ, देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं बेटा। यहाँ पर आपके पास एक आरएनए था। आरएनए कैसा होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए प्रिमिटिव सेल का जेनेटिक मटेरियल था। फिर इस प्रिमिटिव सेल का इवोल्यूशन हुआ, ये एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड सेल आया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस प्रिमिटिव सेल में नहीं थी, इस वाली नई वाले सेल में थी। तो नई वाले सेल में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की नीड महसूस हुई। तो नेचर ने क्या किया, उसी आरएनए से जो इस प्रिमिटिव सेल का जेनेटिक मटेरियल था, उससे क्या इवॉल्व कराया बेटा? उससे इवॉल्व कराया उसने किसको? डीएनए को। डीएनए कैसा था बेटा? एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल था। क्या था बेटा? ये आरएनए था, ये क्या था बेटा? डीएनए था। ये क्या था बेटा? ये आपका लेस स्टेबल था, यानी ये कम स्टेबल था। ये क्या था बेटा? ये मोर स्टेबल था। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। सबसे पहले हमने शुरू किया है कहाँ से? हमने शुरू किया है इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। फिर हम लोग ने देखने का प्रयास किया कि कैसे आरएनए आया, फिर कैसे डीएनए आया। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है बेटा, इसके बारे में लिख लेते हैं। इससे पहले आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, होते हैं यहाँ पर इसको रफ करके मैं कुछ अच्छी बातें लिखता हूँ, उसको आप फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से चीज़ें देखो, जब आप बेसिक से सीखते हो ना बेटा, तो आप अच्छा सीखते हो। कुछ भी छोटी चीज़ न रह जाए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, उम्मीद करते हैं बेटा लिख लिया होगा। अब यहाँ से बेटा थोड़ा सा हम अच्छी बातें कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, इस सेगमेंट में। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या लिख रहे हैं हम? सबसे पहली बात लिख रहे हैं कि आरएनए इज इवॉल्व्ड एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज इवॉल्व्ड एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। फिर समस्या क्या आई बेटा? समस्या ये आई कि आरएनए क्या था बेटा? स्टेबल नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक, तो फिर हमने क्या लिखा बेटा? आरएनए वॉज नॉट स्टेबल। आरएनए वॉज नॉट स्टेबल, सो नेचर इवॉल्व्ड। सो नेचर इवॉल्व्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसको इवॉल्व किया नेचर ने? डीएनए को। हाँ सर, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, ध्यान सुनो। तो सर जब जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए इवॉल्व हो गया तो क्या आरएनए का क्या हुआ? आरएनए का भी कुछ नहीं हुआ बेटा। आरएनए को कुछ अलग काम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम डीएनए का था और आरएनए को कुछ अदर रोल दे दिए गए। सो नाउ डीएनए act as genetic material and store genetic information and store genetic information and RNA have given सम अदर रोल, और आरएनए को कुछ अलग रोल दे दिए गए। आरएनए हैव गिवन सम अदर रोल। आरएनए को क्या दिए गए बेटा? कुछ अदर रोल दे दिए गए। ठीक है, तो अब जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन काम कर रहा है? डीएनए कर रहा है। आरएनए को क्या दिया गया बेटा? कुछ अलग रोल दे दिया गया। ठीक है, तो सर क्या आरएनए आज जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं कर सकता है? बेटा कर सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बोथ डीएनए एंड आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है सर, अभी तो आपने कहा कि सर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। देखो बेटा, कुछ वायरसेस ऐसे हैं, देखो अगर आपसे पूछे कि कोई लिविंग सेल है, आपके पास कोई लिविंग सेल है, कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? तो सर उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, जब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं बेटा जिनको आप, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे एसेल्युलर है, जैसे वायरस है आपका। ठीक है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है? वो आरएनए हो सकता है। जैसे आपके रेट्रो वायरस होते हैं, एड्स का वायरस है, ठीक है, एचआईवी वायरस है ना, तो वो क्या है बेटा? उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, बट एक लिविंग सेल में, लिविंग सेल की बात की जाए, अगर एक लिविंग सेल की बात की जाए तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा? डीएनए है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। कहाँ हो सकता है सर?
वायरस में हो सकता है। ठीक है, क्या किसी लिविंग सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिविंग सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ आरएनए एंड डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बात क्लियर है बेटा? आरएनए और डीएनए दोनों क्या कर सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकते हैं। आरएनए कहाँ काम करेगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में? इन वायरसेस, इन सम वायरसेस, नॉट ऑल वायरसेस, इन सम वायरसेस। ठीक है, एग्जाम्पल HIV। ठीक है, कुछ वायरस हैं बेटा जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। बट डीएनए कहाँ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है? इन ऑल लिविंग सेल्स। डीएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल्स, इन ऑल लिविंग सेल्स। बेटा आपको यहाँ बात समझनी होगी, दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकते हैं, बट आरएनए कहाँ काम करेगा? वायरस में। और वायरस क्या है बेटा? ये वायरस जो है ये ए सेलुलर होता है, यानी इसमें सेल नहीं होती। तो किसी भी लिविंग सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन काम कर सकता है? सर डीएनए काम कर सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर? न्यूक्लिक एसिड पर। ठीक है, बात करते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलो बेटा मैं इसको रफ करता हूँ फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, सवाल ये था कि बेटा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए एंड आरएनए को कलेक्टिव तरीके से क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, डीएनए क्या करता है बेटा? डीएनए क्या करता है? स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। डीएनए कैन स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल एंड आरएनए हैव some other important role in cell, some other important role in cell। डीएनए के पास क्या है बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम है। आरएनए के पास क्या है? कुछ अदर रोल है कहाँ पर? सेल के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। हम बात करते हैं किनकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखो हमारे पास क्या होते हैं नेचर में? दो तरीके की सेल्स हैं। देखो हमारे पास क्या है बेटा? दो तरीके की सेल्स हैं। कितने तरीके की सेल्स हैं सर? दो तरीके की सेल्स। कौन कौन से सेल्स हैं? एक सेल है हमारी प्रोकैरियोटिक, एक सेल है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी सेल है बेटा हमारी कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। दूसरी सेल कौन सी है बेटा? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? सेल विदाउट न्यूक्लियस। सेल कैसी है? सेल विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल कैसी है बेटा? सेल विद न्यूक्लियस, सेल विद न्यूक्लियस। अब इन सेल्स में कहाँ होगा डीएनए, कहाँ होगा आरएनए? तो एक बात तो हम यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन सेल, यानी डीएनए और आरएनए दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट इन सेल, बोथ आर प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल। डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं बेटा कहाँ पर? सेल के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है बेटा? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक कैसी है? जिसमें न्यूक्लियस होता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। देख ये क्या है आपकी? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब न्यूक्लियस नहीं है बेटा, तो इसमें क्या भरा होगा? इसके अंदर भरा होगा सर साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सर इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। क्या है बेटा? इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। सॉरी, जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं, डीएनए है। क्योंकि ये सेल कैसे है बेटा? ये सेल आपकी अच्छे से इवॉल्व हो चुकी है। ठीक है,
इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डीएनए हो गया। ठीक है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं। क्या बने बेटा, आरएनए बने। गलती से बोल दिया डीएनए, सॉरी आरएनए। इसका बेटा जेनेटिक प्रोकैरियोटिक सेल है जो, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। इसमें क्या इवॉल्व होता है, आरएनए इवॉल्व होता है। दोनों कहाँ पर होते हैं, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कहाँ लिखोगे, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। डीएनए और आरएनए दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यूकैरियोट की। देख यूकैरियोट में क्या होता है, सपोज करो ये कैसी सेल है बेटा, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। हाँ बेटा होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या है सर, न्यूक्लियस में है डीएनए। ठीक है, अब डीएनए में हुआ ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना सर एमआरएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अब ये आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। बट ये आरएनए क्या करता है बेटा, मूव कर जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है बेटा, सेल के बाहर, सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये आरएनए जो यहाँ बना है ये कहाँ मूव कर जाता है, साइटोप्लाज्म। तो यूकैरियोटिक सेल के लिए हम क्या लिखेंगे, डीएनए इज प्रेजेंट within nucleus and RNA is formed in nucleus but move outside from the nucleus in cytoplasm। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, DNA of eukaryotic cell present in nucleus of the cell। सेल के कहाँ होता है, न्यूक्लियस। एंड आरएनए इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। आरएनए कहाँ बनता है बेटा, न्यूक्लियस में बनता है, बट मूव्ड आउटसाइड फ्रॉम न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। बट मूव कर जाता है कहाँ पर बेटा, न्यूक्लियस के बाहर, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि डीएनए हमेशा कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, बट वो मूव कर जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है सर, तो क्या सर डीएनए केवल न्यूक्लियस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या डीएनए केवल न्यूक्लियस में होता है? बेटा देख, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी आपका डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, इन सब के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो बेटा यहाँ पर हमको क्या लिखना है, नोट डाल के कि डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट, ये डाल के लिखना है, डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट in some cell organelles like chloroplast and mitochondria। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा बेटा, हमने सीखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या थे। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बेटा बहुत ही आपकी जल्दी होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है, आप लोगों का स्टार्ट करना की वजह से थोड़ा कंडीशन नहीं है पढ़ाने के लिए, अभी बराबर प्रॉपर सेटअप बन नहीं पाया है। नेक्स्ट डे से आपको प्रॉपर क्लासेस 1 आवर की प्रॉपर क्लास, ठीक है, ये प्रॉमिस है बेटा। तो आज की क्लास में आप कितना मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा बेटा माफ़ी चाहता हूँ कि लेक्चर प्रॉपर आप लोग बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं, उनको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। कोशिश करेंगे बेटा, अब इतनी गर्मी में देखो यार पढ़ा रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, इतना सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं बेटा कि लेक्चर प्रॉपर चले। ठीक है, आपको प्रॉमिस करते हैं कि 1-2 दिन का समय थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए। लेक्चर तो मिलेगा ही, बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर हिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में हम लोग बहुत सारी अच्छी बातें करने वाले हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर पूरा 1 आवर से ज़्यादा कर लेंगे, इट्स माई प्रॉमिस। और ये चैप्टर विद इन 10 लेक्चर हम खत्म कर देंगे, 10 या
10 to 12 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट कोशिश करेंगे कि 1-1 घंटे की क्लास लगा के 12-13 लेक्चर में इसको खत्म कर दें। कि जो कंटेंट देना है बेटा वो प्रॉपर कंटेंट देना है, बहुत ही अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है, उसमें कुछ कटौती करनी नहीं है। तो टाइम जा रहा है तो जाने तो नहीं, पढ़ना ही तो है, पढ़ेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। और ये प्रॉमिस है कि दिसंबर के पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये आखिरी चैप्टर है जो बहुत ही बड़ा है, इसके बाद के चैप्टर छोटे हैं, 8 से 10 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे दिसंबर तक सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर लगेगा कि नहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मुझे एक दिन लेक्चर डिलीवर करने, तो वो भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। अभी सारा चीज़ें एक प्रॉपर वे में आ जाने दीजिए, फिर सब कुछ कर लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कैसे डिस्कवर हुआ ये, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम लोग बात एसिड के बारे में, हाउ न्यूक्लिक एसिड इज डिस्कवर्ड, हाउ न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड, ठीक। हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। वहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे लेक्चर वगैरह को कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉरी उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेटा गर्मी में कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी लग रही होंगी बेटा, अच्छी लग रही होंगी तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट डे से आपको प्रॉपर 1 आवर की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।